अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो अगेन से जो सीरीज़ मैंने बीच में छोड़ दी थी उसको कंप्लीट करने के लिए, जो कहती है कि यूनिवर्सिटी आपने पूरा यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कैसे करना है अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर आप खुद करना चाह रहे हैं। मैंने ये रिकमेंड किया था कि आप कंसल्टेंट के साथ चलें तो बेहतर है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वगैरह काफ़ी जल्दी चेंज हो जाती हैं। बट अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें यह था कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। अब जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ लोग होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, जिसके बिहाफ पे उनको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, यानी कि जिसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, उन्होंने बस फीस पे करनी होती है और दैट्स इट, या वो फीस भी साथ पे कर देते हैं तो कोई मसला नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, जैसे कि मेरे वक्त भी यही था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, मैंने आइल्स नहीं किया हुआ था और भी कुछ चीज़ें थी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप साथ साथ दे सकते हैं आइल्स बाद में, इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है कि जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कि आप अगर उनको पूरा करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। इन मीन ये कि आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया होता है, बस वो कंडीशंस जो अपने फुलफिल करनी होती हैं उसके बाद वो आपको बाकी सब कुछ कर देंगे। तो इसके बिहाफ के ऊपर ये है कि मैक्सिमम ये होता है कि आइल्स नहीं होता अगर कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कुछ लोगों का पासपोर्ट भी उस वक्त तक नहीं बना होता तो वो पासपोर्ट की पिक्चर्स वगैरह मांगते हैं या और कुछ चीज़ें। बट अक्सर ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं। तो अब नो मैटर वट आपका कौन सा आया है, अगर आपका कंडीशनल आया है तो आप उस कंडीशंस को पूरा करेंगे। जैसे कि आइल्स है, अब आइल्स ये होता है कि आप ये दो किस्म के आइल्स होते हैं, एक होता है आइल्स एकेडमिक, एक होता है आइल्स जनरल। तो हम क्योंकि स्टडीज़ के लिए आते हैं तो हमें आइल्स एकेडमिक्स देना होता है, और उसकी तैयारी का फिर मैं ये कहूँगा अगर हुआ तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट इतना मुश्किल नहीं होता। आइल्स देकर आना काफ़ी बेहतर होता है। ये जो दूसरे तीसरे टेस्ट हैं, ड्यूलिंगो और पता नहीं कौन से टेस्ट हैं, उनसे बेहतर है कि आप आइल्स देकर ही आएँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये है कि आइल्स की तैयारी के लिए आप आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह और सब कुछ है, और या फिर ये है कि आप किसी भी एकेडमी में जाके तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, आप अगर एक महीना भी उसकी तैयारी करें तो उसमें से आप आराम से निकल जाते हैं, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी इंग्लिश आपको सुन के भी लगेगा कि पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गए हैं, बट उन्होंने भी आइल्स क्लियर किया होता है। तो आइल्स इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा हुआ है। तो जो आपकी कंडीशन अगर आइल्स की है तो आपको आइल्स एकेडमिक करना है। जनरल उनके लिए होता है जो स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आ रहे होते हैं या दूसरे किसी तीसरे वीज़ा पे आ रहे होते हैं, उनके लिए। हम जो स्टडी के लिए आ रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक एकेडमिक्स का वीज़ा होता है, आइल्स होता है। तो जब आपकी आइल्स अगर आप कर लेते हैं, अगर आपकी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आप वो पूरा कर लेते हैं, और कुछ भी जो उन्होंने वहाँ पे कंडीशंस दी हैं आप उनको फुल करके आप उनको दे देते हैं, तो फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको कहते हैं कि हाँ अब आप फ़ीस जमा करवाएं। अब जब आप फ़ीस के स्टेप के ऊपर आते हैं तो फ़ीस में ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50% फ़ीस के ऊपर आपको कैश जनरेट करके देती हैं, कुछ हैं अब रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सख्त हो गई हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब 70% लेना शुरू की, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारे मेरे सामने ऐसे केसेस आए, लड़के इधर उधर हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो इसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि 70% के ऊपर आपको फिर कैश मिलेगा। और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक 20% के ऊपर हैं। 20% वाली भी वो हैं जो 20% होता है आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपको वो कैश दे देते हैं कि वीज़ा अप्लाई करें, बट यहाँ आने के बाद जैसे ही आपने अगेन यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेनी है उससे पहले आपको 30% बाकी पे करनी होती है। टोटल 50% आपको पे करनी होती है, तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही 50% पे कर लें, तो उससे यह है कि आसानी हो जाती है पहले ही, और आपको अपनी जो स्टेटमेंट रखनी होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती। और दूसरा तीसरा ये कि यहाँ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है। ये ना देखें कि बड़ी कंट्री, बड़ी सिटी है या छोटी सिटी है, जॉब्स वगैरह, ये वो जॉब्स हर जगह हैं, ऑलमोस्ट हर जगह हैं। पर अक्सर ये आजकल देखा गया है कि बड़े सिटीज़ के अंदर जॉब ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं लिंकन में आया था और मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैनचेस्टर हो गया, लंदन हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, लेस्टर वगैरह, इधर वो उधर से हमें कांटेक्ट करते थे कि कोई जॉब्स वगैरह हैं तो बताएं। जबकि लिंकन के सराउंडिंग्स के अंदर सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा थी, और भी दूसरी तीसरी जॉब आपको मिल जाती हैं कहीं ना कहीं से। बट ये नहीं मैं कह रहा कि लंदन मैनचेस्टर में आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी, ज़रूर मिलेंगी, बट थोड़ा सा आपको फिर स्ट्रगल भी वहाँ पे करना पड़ता है। खैर,
तो इस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ को देखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में जाना है। यहाँ इस चीज़ का इतना मैटर नहीं करता। यहाँ ये देखता है कि आपने डिग्री क्लियर की है या नहीं, जो कि आपको कर लेनी चाहिए, वो बेहतर होता है। तो जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल कर लिया, बाकी सब कुछ हो गया, जब वो फ़ीस जमा करवाने से पहले या फ़ीस जमा जब आप करवाते हैं तो उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आपको वो कैश जनरेट करते हैं कि हाँ, हमने आपकी फ़ीस हमें मिल गई है। आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ कि ये नंबर है, अब आप इसकी बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो वीज़ा का प्रोसेस आएगा वो मैं आगे बता दूंगा, मगर उससे पहले ये है कि आपको एक ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट भी करवाना होता है, जो कि है टीबी का, क्योंकि वो ये चेक करती है यूके गवर्नमेंट। और इसके बाद जब वीज़ा का सारा प्रोसेस आ जाता है, आप वीज़ा के अंदर चले जाते हैं। मगर एप्लीकेशन से इस तक का इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। और रही स्टेटमेंट्स की, तो 28 डेज़ की स्टेटमेंट रखनी होती है। मगर आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाउंड की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि पाउंड नहीं रुक रहा, बिल्कुल जाता ही जाता जा रहा है ऊपर। तो पाकिस्तान वाले के लिए तो बिल्कुल जा रहा है, बाकी आई थिंक इंडिया और उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं जा रहा। तो उसमें यह है कि आप पहले से ही थोड़े से ज़्यादा पैसे रखें, क्योंकि अगर आपकी एक्सपायर स्टेटमेंट डिस्ट्रक्ट हो गई तो फिर आपको दोबारा से उसको स्टेबल करने पड़ेगा, फिर 28 दिनों के लिए रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है। और स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का ये है कि जितनी भी आपकी टोटल फीस होती है और उसमें से जितनी आपने पे कर दी थी, अगर आपने 20% पे की है तो बाकी 70% आपको अकाउंट में रखनी पड़ेगी, प्लस 1 साल का आपका पूरा खर्चा, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाता है। मेरे वक्त आई थिंक 11,000 समथिंग था, मुझे याद नहीं है। मैक्सिमम 12,000 पाउंड होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं है। लंदन के एरियाज़ में ज़्यादा है, बाकी सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो कम है। तो वो तो आपको पूरा रखना ही रखना है। 12,000 पाउंड आप कैलकुलेट कर लें पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश रुपीज़ में, और उसका जितना है वो आपको फुली रखना ही रखना है। और उसके साथ प्लस ऐड कर लेना है आपने जितनी आपकी फ़ीस बच गई है पे करने के बाद, तो वो आपको अपनी स्टेटमेंट के अंदर शो करवानी होती है 28 डेज़ के लिए। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, फिर आप वीज़ा की डेट वगैरह ढूंढते हैं, और जो कि फिर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारा कुछ चाहिए होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, होप सो ये हेल्प करेगा।